हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने हाल ही में इलेक्शन जीतने के बाद कुछ अरब मुल्कों के दौरा करके अगले हफ्ते इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को अपने मुल्क का दौरा करने का न्योता दिया है। नेतन्याहू से पहले इजराइल के एजेंट समझे जाने वाले फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास भी तुर्की का दौरा करेंगे। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कल एक बार फिर मुक़द्दस कुरान की बेअदबी के बाद हिजबुल्लाह ने सभी मुस्लिम और अरब मुल्कों को इराक की तरह स्वीडन के एम्बेसडर्स को निकालने की अपील की है। ईरान और सऊदी अरब ने स्वीडन के डिप्लोमेट्स को प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए तलब किया है। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अगले हफ्ते 28 जुलाई को तुर्की में रजब तैयब अर्दगान से मुलाकात करेंगे, जो 15 साल में किसी इजरायली प्राइम मिनिस्टर का पहला तुर्की का दौरा होगा। ये खबर टाइम्स ऑफ इजराइल ने तेल अवीव और अंकारा की सोर्सेज से मिली इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अर्दगान ने कहा है कि फ़िलिस्तीनी लीडर महमूद अब्बास के कुछ दिनों बाद नेतन्याहू का खैर मकदम किया जाएगा। महमूद अब्बास 25 जुलाई को तुर्की में होंगे। अर्दगान के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान उसी हफ्ते तुर्की में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का खैर मकदम करेंगे। अर्दगान और महमूद अब्बास तुर्की और फ़िलिस्तीन के ताल्लुकात और इजराइल फ़िलिस्तीनी टकराव में होने वाले ताज़ा वाक़यात के साथ साथ दूसरे इंटरनेशनल इशूज़ पर भी बात करेंगे। नेतन्याहू के ऑफिस ने इस दौरे को कंफर्म किया है, जो 2008 में ओहद ओलमर्ट के बाद किसी इजरायली प्राइम मिनिस्टर का पहला तुर्की का दौरा होगा। उधर तुर्की के अखबार डेली सबाह ने प्रेसिडेंट ऑफिस के इंफॉर्मेशन ऑफिस के हवाले से कहा है कि महमूद अब्बास और बेंजामिन नेतन्याहू प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान के साथ बातचीत करने के लिए अगले हफ्ते तुर्की का दौरा करेंगे। महमूद अब्बास और अर्दगान दोनों भाईचारे वाले मुल्कों के बीच कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का जायज़ा लेंगे। अर्दगान और नेतन्याहू की मीटिंग तुर्की और इजराइल के बीच ताल्लुकात और दोनों मुल्कों के बीच कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर फोकस होगी। डेली सभा के मुताबिक तुर्की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस की बुनियाद पर इजराइल और फ़िलिस्तीनी टकराव के बातचीत के ज़रिए हल को सपोर्ट करता है, जो ये यकीनी बनाएगा कि दो मुल्क बाहिफाजत और तस्लीम शुदा बॉर्डर के अंदर एक साथ रहें। इजराइल के साथ हालिया मेल मिलाप के बावजूद तुर्की के जिम्मेदारान फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ इजराइल की पॉलिसीज़ की नुक्ताचीनी करना जारी रखे हुए हैं, जिसमें कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में गैर कानूनी यहूदी बस्तियां और गजा में इंसानी क्राइसिस शामिल हैं। इसी बीच वाशिंगटन से काम करने वाली खबरों की वेबसाइट अल मॉनिटर ने कहा है कि बरसों तक चली तनातनी के बाद ताल्लुकात में तेज़ी से हो रहे सुधार के दरमियान 14 साल में पहली बार दुश्मन आमने सामने होंगे। नेतन्याहू ने आखिरी बार 2009 में तुर्की का दौरा किया था। इससे पहले 2010 में गजा जाने वाली इंसानी मदद ले जा रहे बेड़े पर इजरायली फौजी हमले में 9 तुर्की के एक्टिविस्ट्स की मौत हो गई थी। इस वाक़े के बाद दोनों मुल्कों ने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात तोड़ दिए थे। पिछले साल तक इजराइल और तुर्की के बीच ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिशें नाकाम रही थीं, जब इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग ने मार्च में तुर्की का दौरा किया था। हर्जोग का अंकारा दौरा तुर्की की तरफ से पड़ोसी दुश्मनों इजराइल, मिस्र, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ ताल्लुकात सुधारने की कोशिश के तहत हुआ था। हर्जोग के दौरे के बाद दोनों मुल्कों के बीच हाई रैंकिंग दौरे और ताल्लुकात में तेज़ी से सुधार हुआ है। तुर्की और इजराइल ने पिछले अगस्त में अपने अपने एम्बेसडर्स को फिर से तैनात करके डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को पूरी तरह से बहाल कर दिया था। सितंबर 2022 में अर्दगान न्यूयॉर्क में 14 बरसों में पहली बार उस वक्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट से मिले थे। कुछ लोगों का कहना था कि नवंबर में नेतन्याहू के एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनके पिछले इख्तलाफात की वजह से दोनों मुल्कों के बीच पॉजिटिव माहौल पटरी से उतर जाएगा। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि तुर्की की तरफ से ये डिप्लोमेटिक कदम ऐसे वक्त में उठाया जा रहा है जबकि हाल ही में वेस्ट बैंक
बरसों में सबसे खतरनाक फौजी कार्रवाई हुई है। अप्रैल में मस्जिद अल अक्सा के अंदर झड़पें हुई, जहां इजरायली पुलिस ने फिलिस्तीनियों के साथ लड़ाई की थी। अर्दगान ने उस वक्त कहा था कि इजराइल ने रेड लाइन पार कर दी है। आपको बता दूं कि अर्दगान की तरफ से नेतन्याहू और महमूद अब्बास को तुर्की की दावत देना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इजराइल और फिलिस्तीन का अलग अलग दौरा किया था, ताकि भारत ये दावा कर सके कि उसके दोनों से बराबर ताल्लुकात हैं। आइए अब समझते हैं कि लंदन में रहने वाले सीनियर फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान ने महमूद अब्बास के बारे में क्या कुछ लिखा है। कल 20 जुलाई को उन्होंने अपने आर्टिकल में कहा है कि फिलिस्तीन मामले में मुखौटे उतर गए हैं। फिलिस्तीनी अथॉरिटी की सिक्योरिटी फोर्सेस खुलेआम और ऑफिशियल तरीके से इजराइल का एक्सटेंशन बन गई हैं। फिलिस्तीनी अथॉरिटी की सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए जेनिन ब्रिगेड के लड़ाकों को निशाना बनाकर की गई गिरफ्तारी कैंपेन उसके लीडर यानी महमूद अब्बास के जरिए बेंजामिन नेतन्याहू के साथ किए गए समझौते का हिस्सा है। ये गिरफ्तारी कैंपेन कुछ पैसे की रिश्वत, वीआईपी कार्ड और कुछ फ्रीज हुई प्रॉपर्टीज़ की रिहाई के बदले में शुरू की गई हैं। फतह से मुताल्लिक अल अक्सा शहीद ब्रिगेड ने फतह के उसूलों पर चलते हुए इस शर्मनाक समझौते को रिजेक्ट करके अच्छा काम किया है। जमीन पर बख्तरबंद गाड़ियों, टैंकों और बुलडोजरों और हवा में ड्रोन और अपाचे हेलीकॉप्टरों की सपोर्ट वाले 2000 फौजियों को भेजने के बावजूद इजराइल की फौज जेनिन रिफ्यूजी कैंप पर कंट्रोल हासिल करने में नाकाम रही है। अपने नुकसान को कम करने के लिए वे 48 घंटों के बाद पीछे हट गए। अब ऐसा लगता है कि इजराइल ने ये काम फिलिस्तीनी अथॉरिटी की सिक्योरिटी फोर्सेस को सौंप दिया है। उन्होंने कैंप में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है और इजरायली हुक्म के मुताबिक लोगों को घेरना शुरू कर दिया है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी की होम मिनिस्ट्री के एक बयान में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी और हमारे मुल्क और लोगों के इंटरेस्ट के साथ छेड़छाड़ करने वाले किसी भी शख्स का हाथ काटने की कसम खाई गई है। अब्दुल बारी अतवान का कहना है कि रामल्ला में फिलिस्तीनी लीडरशिप और उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडरों से ये पूछने की ज़रूरत है कि क्या इजरायली कब्ज़े और इसके ज़रिए किए जाने वाले कत्लेआम की मुखालिफत करना गुनाह माना जाता है या ये सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के साथ समझौता है। अतवान के मुताबिक महमूद अब्बास ने हाल ही में जेनिन रिफ्यूजी कैंप में जाने की हिम्मत नहीं की जब तक कि उन्हें फिलिस्तीनी अथॉरिटी की जेलों से सभी कैदियों को रिहा करने के समझौते के हिस्से के तौर पर रेजिस्टेंस ब्रिगेड से इजाज़त नहीं मिल गई। लेकिन जैसे ही वे कैंप से वापस हुए वो समझौते से मुकर गए और नेतन्याहू सरकार के साथ अपने ज़्यादा अहम और पाबंदी वाले समझौते के मुताबिक गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू करने के लिए अपनी फौज भेज दी। ये बात उस वक्त साफ हो गई जब इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट ने जेनिन में मिली नाकामी और फिलिस्तीनी अथॉरिटी को मजबूत करने और इसके गिरने को रोकने के तरीक़ों पर बात करने के लिए संडे को मीटिंग की गई। इसका मकसद वेस्ट बैंक के नॉर्थ के इलाके में रेजिस्टेंस का सर काटना था और फिलिस्तीनी अथॉरिटी की सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए अब यही काम लिया जा रहा है। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने स्टॉकहोम में एक बार फिर मुक़द्दस कुरान की बेअदबी के बाद इराक़ की तरह अरब और मुस्लिम मुल्कों से स्वीडिश एम्बेसडर्स को अपने अपने मुल्कों से बाहर निकालने की अपील की है। प्रेस टीवी ने लेबनान की अरबी ज़बान की अल अहद न्यूज़ वेबसाइट के हवाले से बताया है कि हसन नसरुल्लाह ने कल एक तकरीर के दौरान कहा कि आज जो हमने देखा है वो मुसलमानों के जज्बात को भड़काने वाला है और ये साफ़ है कि जिसने भी मुक़द्दस कुरान को जलाया या उसकी बेअदबी की है वो स्वीडिश सरकार की इजाज़त से की है और वो वही शख्स है जिसने कुछ वक्त पहले कुरान को जलाया था। आपको याद दिला दूं कि कल स्टॉकहोम में इराक़ एम्बेसी के सामने कुरान की बेअदबी से पहले सुबह सवेरे बगदाद में मुक़्तदा सदर के सपोर्टर्स ने स्वीडिश एम्बेसी पर हमला कर दिया था। इमारत की दीवारों पर चढ़ गए और इसके कुछ हिस्सों में आग लगा दी। बाद में इराक़ सरकार ने बगदाद से स्वीडन के एम्बेसडर को निकाल दिया और स्टॉकहोम से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया। ये दूसरी बार था जब स्वीडन सरकार की मंजूरी के साथ 37 साल के इराक़ी रेफ्यूजी सलमान मोमिक ने कुरान की बेअदबी की है। सलमान ने 28 जून को भी स्टॉकहोम की जामा मस्जिद के सामने
ईद उल अजहा के दिन मुकद्दस कुरान की कॉपी को आग लगा दी थी, जिसके बाद पूरी मुस्लिम दुनिया में प्रोटेस्ट हुए थे। हिजबुल्लाह लीडर ने इराकी रिएक्शन को एक बहादुर और समझदारी वाला काम बताते हुए उसकी तारीफ की है और सभी अरब और मुस्लिम मुल्कों से ऐसा ही करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर हम चाहते हैं कि स्वीडन में हुई मुकद्दस कुरान को जलाने और बेअदबी को ना दोहराया जाए तो सभी अरब और मुस्लिम मुल्कों को वही करना होगा जो इराक ने किया है। हसन नसरुल्लाह ने दुनिया भर के मुसलमानों से इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने और मजम्मत करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि हमें पूरी दुनिया को ये बताना चाहिए कि हम इस कुरान की हिफाजत अपने दिल और खून से करते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि जब हमारी मजहबी किताब की बेअदबी की जाती है तो हम उसे कैसे अपनाते हैं और पढ़ते हैं। इसी दरमियान ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने यूनाइटेड नेशंस के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस से कुरान की बेअदबी पर सख्त रुख अपनाने को कहा है। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि ईरान मजबूती से वार्निंग देता है कि इजहार राय की आज़ादी की आड़ में इस तरह की कार्रवाइयों को जारी रखना सभी मुसलमानों की खुली बेइज्जती है और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को भड़काने की कोशिश है। इसके अलावा ईरान ने प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए तेहरान में स्वीडन के एम्बेसडर को फॉरेन मिनिस्ट्री में तलब किया है। सऊदी अरब ने भी स्वीडिश चार्ज डी अफेयर्स को तलब किया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आपने देखा कि दुनिया भर में मुसलमानों के लीडर के तौर पर पहचान बनाने की कोशिश करने वाले तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को अपने यहाँ न्योता दिया है। ये कैसे मुमकिन है कि जो इजराइल लगातार मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अल अक्सा पर बार बार हमला करता हो और बेघर किए गए फ़िलिस्तीनियों को कत्ल करता हो, वो मुसलमानों का हमदर्द समझा जाए। उधर हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह का ये कहना कि सभी मुस्लिम और अरब मुल्कों को इराक की तरह स्वीडन के एम्बेसडर्स को अपने मुल्कों से निकाल देना चाहिए, काफ़ी अहम है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।